Good morning, class. How are you all? Chalo, today we are starting with chapter number 18. This time will be going from back side, okay? Chapter number 18, pollution of air and water. Chapter इतना easy है, नाम से ही आप समझ जाओगे. Pollution यानी कि खराब होना, air हवा और पानी का. Paheli and Bujo were very excited to hear the news that the Taj Mahal in Agra is now one of the seven wonders of the world. But they were disappointed to hear that the beauty of this monument is white marble is being threatened by the air pollution in Agra surrounding the Taj. They were eager to know if something can be done to fight the air and water pollution. We are all aware that our environment is now not what it is used to be. Our elders talk about the blue sky, the clean water, and the fresh air that was available in their times. Now, the media regularly reports on the falling of quality of the environment, and we ourselves feel the impact of the falling quality of air and water in our lives. The number of people suffering from the diseases of the respiratory system, for example, is steadily rising. We read to we dread to imagine a time when clean air and water may no longer be available. You have learned about the importance of air and water in your previous chapters, in your previous classes. In this chapter, we will study about the harmful changes taking place in our surrounding and their effects on our lives. अब देखो डे बाय डे एक चीज़ तो आप नोटिस कर ही रहे होगे, राइट, कि पोल्यूशन होने की रीज़न, सबसे पहला रीज़न है व्हीकल्स, राइट. व्हीकल्स बड़ी बड़ी, आप सिटी में जाओ तो 1-1 किलोमीटर लंबी लाइन होती है और ट्रैफिक सिग्नल होता है ना. तो आप कभी ट्रैफिक सिग्नल पे फंस जाओ या खाली रुकना, तब पता चलेगा कि जब आप सांस ले रहे हो तो उसके अंदर सारी आपके आजू बाजू में सारी गाड़ियाँ खड़ी रहती है और सब चालू ही रहती है ना. तो सबका धुआं आप जब सांस लेते हो तो आपको अंदर जाता है ना. अगर आप खड़े नहीं भी रहे कतार में, लाइन में, है ना, वो सब गाड़ियों का धुआं तो चारों तरफ फैलता ही जा रहा है. और हर साल अब देखना, जब भी न्यूज़पेपर देखना, या तो दशहरा होगा या धनतेरस होगी, तब ज़्यादातर लोग, वैसे तो पूरे साल में लोग खरीदते ही रहते हैं. कभी किसी का बर्थडे हुआ तो पापा ने खरीद दी गाड़ी या भाई ने खरीद के दी, है ना. फिर चाहे वो स्कूटी हो, धुआं तो सब में से निकलता है, स्कूटी हो या गाड़ी हो या ट्रक हो या बस हो, राइट. तो राउंड द ईयर व्हीकल्स तो खरीदे ही जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं ना, वो वेट करते हैं कि धनतेरस को खरीदेंगे या दशहरा को खरीदेंगे. तो न्यूज़पेपर में आप पढ़ोगे ना कि दशहरा के दिन बाइक्स 6,000 बिक गई या धनतेरस के दिन 500 गाड़ियाँ बिक गई, है ना. तो ये सब एक साथ सोचो, अभी जो बिकी है गाड़ी, वो तो गाड़ी रोड पे चलेगी, है ना. तो पहले जितनी गाड़ियाँ थी उसमें भी 500 गाड़ियाँ और ऐड हो गई एक ही दिन में. सोचो, वो तो सिर्फ एक शहर की बात हो रही है. अगर पूरे इंडिया की बात करने देखो तो एक ही दिन में कितनी गाड़ियाँ बढ़ गई, है ना. तो धीरे 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 क्या हो रहा है कि ये सारा धुआं, व्हीकल्स का धुआं, वो एटमॉस्फेयर में फैलता जा रहा है. इसके साथ साथ हम बहुत सारे पेड़ काटते जा रहे हैं. सिटी को डेवलप करने के लिए शहर बड़ा होता जा रहा है ना. तो जो गांव के बाहर खेत होते थे वो बिक जाते हैं, फिर वहाँ पर बड़ी सी मॉल बनती है या बिल्डिंग्स बनती है या सोसाइटी बनती है, तो पेड़ काट दिए जाते हैं. फिर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगती है ना. तो उसमें से भी धुआं निकलता है. तो होता क्या है कि हर साल नए नए धुएं पैदा करने वाले फैक्ट्रियां या व्हीकल्स बढ़ते जा रहे हैं हर रोज़, और पेड़ कम होते जा रहे हैं. तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जा रहा है. तो हमारे पेरेंट्स जो होते हैं तो वो बोलते थे कि हमारे टाइम में तो इतनी गाड़ियाँ या फैक्ट्रियाँ नहीं थी, हम लोग तो सिर्फ खेती बाड़ी करते थे सब लोग. तो
एयर पोल्यूशन का तो सवाल ही नहीं। और खेतीबाड़ी कर रहे हैं तो प्लांट्स और ट्रीज़ के आजू बाजू में ही होते हैं, तो वहाँ उनको हवा और पानी भी स्वच्छ मिलता रहता है ना। तो वो दिन दूर नहीं जब हम सब अपने घर में मोबाइल, अपने अपने हाथ में मोबाइल लेके जाते हैं ना, सबका खुद का मोबाइल होता है। अभी कोरोना वायरस की वजह से क्या हो गया है, मास्क है ना, सब लोगों के मुंह के ऊपर मास्क है। अब क्यों? क्योंकि वो कोरोना वायरस हवा में फैला हुआ है, तो सांस हम लेंगे तो अंदर चला जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब फ्यूचर जब इसी रफ्तार से इंडस्ट्रियलाइजेशन और व्हीकल्स ने बढ़ते जाएंगे तो होगा क्या कि शुद्ध हवा लेने के लिए भी हमें अपने पीठ के पीछे, घर से कैसे वाटर बॉटल ले आते हैं स्कूल में, वैसे सब लोग, आप इमेजिन करो फ्यूचर में ऐसा होगा कि सब लोग अपने शोल्डर के पीछे एक बड़ा सा ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाए बैठे हैं और मुंह के ऊपर मास्क लगा रखा है, तो ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन तुमको अंदर मिल रहा है। ये सब होगा अगर हम लोगों ने कंट्रोल नहीं किया पोल्यूशन को। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज एयर पोल्यूशन? वी कैन सर्वाइव for some time without the food, but we cannot survive even for a few minutes without the air. खाने के बगैर तो हम 1 दिन 2 दिन या उपवास करते हैं, आपने देखा होगा, वो रह लेते हैं 8-8 दिन तक, कोई कोई महीना तक रह जाता है उपवास के ऊपर। लेकिन सांस लिए बगैर हम 5 से 7 मिनट भी नहीं रह सकते, सोचो, राइट? So this simple fact tells us how important clean air is. तो अगर जिसके बगैर हम 5 मिनट भी नहीं रह सकते तो उसके देखभाल करना तो हमें बहुत ज़रूरी बन जाता है। You already know that the air consists of a mixture of gases by the volume. About 78% of this mixture is nitrogen. हमारे आजू बाजू के वातावरण में से अगर हम लोग हवा का सैंपल एक टेस्ट करें कि फॉर एग्ज़ाम्पल 100 ग्राम हमने हवा ली, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, 100 ग्राम अगर हमने हवा ली है तो हवा के अंदर क्या क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, नाइट्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, अदर बहुत सारे गैसेस भी होंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर उसमें कुछ है तो वो है नाइट्रोजन, 78%। मतलब 100 ग्राम हमने लिया है तो 78 ग्राम तो नाइट्रोजन है उसके अंदर, ठीक है। फिर आता है 21% ऑक्सीजन, फिर आता है कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, ओजोन एंड वाटर वेपर आर ऑल्सो प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। अब एक एक्टिविटी है, यू मे हैव कवर्ड योर नोज वाइल पासिंग अ ब्रिक क्लीन emitting smoke or started coughing while walking on a busy road. On the basis of your experience, compare the quality of the air at the places given below. तो आप लोग कभी कहीं समझ लो कोई फैक्ट्री के वहाँ से जाते हैं जहाँ से बड़ा धुआं निकलता रहता है, तो आप नाक बंद करके निकलते हो वहाँ से। क्यों? क्योंकि वहाँ के हवा में स्मोक बहुत सारा फैला हुआ है ना। अब कंपेयर करो कि आप गार्डन में हो, अ पार्क एंड ए बिजी रोड। गार्डन में हो तब आपको ऐसा करना पड़ेगा नहीं, क्यों? क्योंकि गार्डन है तो बहुत सारे पेड़ होंगे, फ्लावर वाले होंगे तो खुशबू आती रहेगी, है ना, तो शुद्ध हवा मिलेगी सुगंध वाली, तो आप थोड़ी ना ऐसे रहोगे वहाँ पर, है ना। फिर अ रेसिडेंशियल एरिया एंड एन इंडस्ट्रियल एरिया, एक आपकी कॉलोनी पैक है, उस टाइप के एरिया में आप कहीं रहते हो, राइट। एंड इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पर सिर्फ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी पड़ी, वहाँ पर आप तो फिर जाओगे तो क्या, नाक बंद करना पड़ेगा। A busy traffic intersection at the different times of the day, example early morning, afternoon and evening. तो कभी कभी आप रोड के ऊपर ट्रैफिक देखोगे, जुबली ग्राउंड फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, तो सुबह 6-7 बजे कम ट्रैफिक होती है, फिर धीरे 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 ट्रैफिक बढ़ती जाती है, 8-9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, दोपहर तक तो एकदम फुल हो जाता है रोड, है ना। फिर शाम को अगेन धीरे 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 कम होती जा रही है। अ विलेज एंड ए टाउन, या तो एक गांव ले लो जहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होती, ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होती, और एक शहर ले लो कोई बड़ा सा,
तो वहाँ पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, हवा का। One of your observations in the above activity could be the differences in the amount of smoke in the atmosphere. Do you know where the smoke could have come from? Addition of such substances to the atmosphere modifies it. And when air is contaminated by unwanted substances which have a harmful effect on both the living and the non-living things, it is referred to as air pollution. तो ये सारी चीज़ों पे आप जब घूमने गए या ऑब्जर्वेशन किया तो आपने क्या नोटिस किया कि स्मोक जो है, अनवांटेड स्मोक, वो ऐड होता जा रहा है हवा में, जिसकी वजह से तुम्हें सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, राइट। तो ऐसी कोई भी चीज़ें जो हवा में घुल जा रही है, राइट, और जिसका ख़राब असर पड़ता है हमारे और लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स थिंग्स के ऊपर भी, तो ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं कि ये एटमॉस्फेयर, वातावरण को प्रदूषित कर रही हैं, और ये जो प्रोसेस चल रहा है उसको हम बोलते हैं एयर पोल्यूशन, है ना। सो एडिशन ऑफ सच सब्सटेंसेस टू द एटमॉस्फेयर मॉडिफाइज इट। व्हेन एयर इज कंटामिनेटेड, मतलब जब हवा जो है वो ख़राब हो जा रही है, कंटामिनेटेड मतलब ख़राब हो जा रही है, बाय अनवांटेड सब्सटेंसेस, ऐसे कोई सब्सटेंस हम नहीं चाहेंगे कि उसमें मिक्स हो, विच हैव ए हार्मफुल इफेक्ट, जिसकी असर खराब पड़ रही हो उसके ऊपर, ऑन बोथ द लिविंग एंड द नॉन लिविंग थिंग्स, दोनों के ऊपर, इट इज़ रेफर्ड टू एज एयर पोल्यूशन। तो उसका हम नाम देते हैं एयर पोल्यूशन। हाउ डज एयर गेट पोल्यूटेड? हवा खराब कैसे हो रही है? अभी तो हमने देखा कि अनवांटेड सब्सटेंस जब उसमें ऐड हो जाते हैं तो वो खराब करते हैं। द सब्सटेंसेस विच कंटामिनेट द एयर आर कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट्स। तो जो भी चीज़ें हैं जो हवा को खराब प्रदूषित कर रही है उसको हम बोलते हैं एयर पोल्यूटेंट्स। Sometimes such substances may come from natural sources like the smoke and dust arising from the forest fires or the volcano eruptions. Pollutants are also added to the atmosphere by human activities, and the sources of air pollutions are factories, power plants, automobiles, exhaust and burning of फायरवुड एंड डंग केक। तो ये सारी चीज़ें आप देखो कितना धुआं कर रही है एटमॉस्फेयर में, फ़ोटो से दिखाया गया है आपको, राइट। Many respiratory problems are caused by air pollution. Let us now try to find out the substances or the pollutants which are present in the polluted air. Have you noticed how rapidly the number of vehicles is increasing in our cities? Vehicles produce high level of pollutants like carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen oxide and smoke. Carbon monoxide is produced from the incomplete burning of the fuels such as petrol and diesel, and it is a poisonous gas. It reduces the oxygen carrying capacity of the blood. अभी जैसे जैसे व्हीकल्स चल रहे हैं तो मेनली उसमें से तो निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमको नुकसान तो करता ही करता है, राइट। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ईंधन, फ्यूल जो होता है, कार्बन, पेट्रोल या डीजल, वो अच्छी तरीके से जलता नहीं है इंजन के अंदर, मतलब ये कि आधा जलता है और आधा वेस्ट जाता है। तो जो आधा जला हुआ होता है ना, अनबर्न्ड जो होता है ना, वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो नुकसान करता है, उससे डबल नुकसान करता है कार्बन मोनोऑक्साइड, वो जहरीला बन जाता है फिर, और ये हवा में फैलता रहता है और हम लोग हवा में सांस लेते रहते हैं।
इसीलिए तो बोलते हैं कि शहरों की ट्रैफिक, वाहन व्यवहार में इतनी ट्रैफिक और इतना पोल्यूशन होता है कि बहुत सारी बीमारियां हमको लगने लग जाती, क्योंकि वो सारा पोल्यूशन कचरा हम अंदर सांस में लेते हैं। इसीलिए गांव जहाँ पर दूर बहुत ही कम पॉपुलेशन है, कम वस्ती होती है, व्हीकल्स कम यूज़ होते हैं, तो हवा शुद्ध रहती है वहाँ पर। Bujo remembers seeing a thick fog-like layer in the atmosphere, especially during the winters, and this is known as smoke. सर्दियों की सीजन में क्या होता है, एक धुएं जैसा हवा में फैल जाता है, जम जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्मोक, विच इज मेड अप ऑफ स्मोक एंड फॉग। कुदरती तौर पे माख होती है ना, जिसको गुजराती में माख बोलते हैं, उसके अंदर ये धुआं मिक्स हो जाता है, तो स्मोक और फॉग दोनों मिक्स होते हैं और कहलाता है स्मोक। Smoke may contain oxides of nitrogen which combine with the other air pollutants and fog to form the smog. The smoke causes breathing difficulties such as asthma, cough and wheezing in the children. तो स्मोक की वजह से हमको अस्थमा हो जाता है, दमा हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ पड़ जाती है, कफ हो जाता है हमको गले में, एंड wheezing in the children. Many industries many industries are also responsible for causing the air pollution. Petrol refineries are a major source of gaseous pollutants like the sulfur dioxide, nitrogen dioxide. Sulfur dioxide is produced by the combustion of fuels like the coal in power plants. It can cause respiratory problems, including permanent lung damage. You have already studied about the burning of the fossil fuels in chapter number 5. Other kinds of pollutants are chlorofluorocarbons, CFCs, which are used in the refrigerators. घर में जो फ्रीज होता है, एसी होता है हमारा, उसके अंदर एक गैस यूज़ होता है जो बाद में रिलीज होता है जब हम उसको चलाते हैं, जिसका नाम होता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC डैमेज द ओजोन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अभी देखो, अगर आपको बारिश पड़ रही है या बहुत धूप लग रही है तो आप क्या करोगे, छाता लेके जाओगे। ओके, तो छाते के नीचे जो होगा वो गीला नहीं होगा या उसके ऊपर धूप नहीं लगेगी। अगर किसी ने आपके छाते के अंदर छेद कर दिए है ना, तो क्या होगा कि धूप भी अंदर आएगी उस छेद में से और बारिश भी आएगी। तो जब आप छाते के नीचे हो तो आपके ऊपर बारिश की कुछ बूंदें आएंगी और कुछ धूप भी आएगी। नाउ सोचो, अगर उस छाते के अंदर एक नहीं बहुत सारे छेद कर दिए तो फिर छाता ले जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि सारे छेदों में से तो पानी आएगा या धूप आएगी तुम्हें, है ना। अब ये CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो होता है वो क्या करता है, एक ओजोन लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर में, राइट। ये एक छतरी जैसा काम करता है ओजोन, कि सूरज की तेज़ गर्मी जो आती है ना वो फिल्टर हो जाती है ना, एकदम तेज़ गर्मी को वो वापस भेज देता है और नॉर्मल सी किरणों को ही अंदर आने देता है। और यहाँ पर तो सारी पृथ्वी लगी पड़ी है ना। अब जब हम लोग ऐसी चीज़ें पोल्यूशन बढ़ाते जाते हैं तो क्या होता है कि ये ओजोन लेयर में छेद होते जाते हैं, राइट। बहुत सारे ऐसे छेद हो जाते हैं, जो पहले ऐसे ही थी अब वो ऐसी हो जाएगी। अब ऐसी हो जाएगी तो ये सारी जगहों में से सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज आनी शुरू हो जाएगी, है ना। तो फिर हम लोगों को बचा नहीं सकती, एटमॉस्फेयर में गर्मी बढ़ती जा रही। आप देख रहे हो ना कि पहले जो थी गर्मी वो मैक्सिमम 40-42 डिग्री होती थी, अभी तो 45 तक चली गई है, 44-45 डिग्री हो जाती है। Recall that the ozone layer protects us from the harmful ultraviolet rays of the sun. Have you heard of the ozone hole? Try to find out about it, and thankfully less harmful chemicals are now being used in place of CFC. तो लेकिन अभी अच्छा है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है तो CFC की जगह दूसरे केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं जो हमको ठंडा करने में
फ्रीज में और उसमें काम आ सकते हैं. In addition to the above mentioned gases, automobiles which burn diesel and petrol also produce tiny particles which remain suspended in the air for the long period, and they reduce the visibility. When inhaled, they cause the disease. Such particles are also produced during the industrial process like steel making and mining. Power plants give out tiny ash particles which also pollute the atmosphere. अब देखो, बिजली जहाँ पैदा होती है उसको हम बोलते हैं पावर स्टेशंस. और पेट्रोल और डीजल जो हमको पेट्रोल पंप पे मिलते हैं वो ज़मीन में से डायरेक्टली ऐसे नहीं निकलते हैं, है ना. एक ब्लैक कलर का थिक ऑयल जैसा निकलता है, उसको फिर साफ़ करना पड़ता है. जहाँ पर वो साफ़ होता है उसको बोलते हैं रिफाइनरी, है ना. रिफाइनरी मतलब फाइन करा जाता है उसको. लेकिन वहाँ पर फाइन होते होते अब क्या होता है, वो ब्लैक कलर का ऑयल जो होता है ना, एक जो ज़मीन में से निकलता है, राइट, उसको उस टावर में डाला जाता है और उस टावर में अलग अलग टेम्परेचर सेट किए हुए होते हैं. तो कुछ टेम्परेचर पे उसमें से पेट्रोल अलग अलग हो जाएगा, डीजल अलग हो जाएगा, नेफ्था अलग हो जाएगा, केरोसिन अलग हो जाएगा, राइट. तो अलग अलग टेम्परेचर पे ये सारी चीज़ें उसमें से निकलती जाती है और बाद में जो बच जाता है उसको बोलते हैं टार. टार यानी कि जब हम रोड बनाते हैं उसमें काला डामर यूज़ करते हैं ना, वो, है ना. तो वो ऑयल में से ये सारी चीज़ें निकालने के लिए भी उसको जलाया जाता है ना. तो वहाँ पर से सल्फ़र डाइऑक्साइड वो गैस रिलीज़ होता है, तब वो प्रॉब्लम करता है. तो जब पेट्रोल बन रहा होता है तब भी हवा में हार्मफुल गैसेस बनते हैं. जब पेट्रोल हम गाड़ियों में चलाते हैं, डीजल या पेट्रोल, तब वो और धुआं बनाता है और एटमॉस्फेयर को कैंसल ख़राब करता है. तो उसका एक तो ये है कि पेट्रोल के बगैर तो चलेगा नहीं किसी को, गाड़ी के बगैर. अब सब लोग दूर 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 रहने लगे हैं, है ना. सिटीज़ बड़ी होती जा रही है, तो एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो व्हीकल्स तो चलाना पड़ेगा. व्हीकल चलाना पड़ेगा मतलब पोल्यूशन तो करना ही पड़ेगा हमें, उसका कोई रास्ता नहीं है और कोई. तो एडवांस टेक. और दूसरा क्या है कि जब हम रोज़ केरोसिन पेट्रोल डीजल यूज़ करते जाएंगे तो एक टाइम आएगा जब वो ख़त्म भी हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे. तो उसका ऑल्टरनेटिव सोर्स हमने सोचा है, राइट, साइंटिस्टों ने, कि सोलार एनर्जी, सन की जो हीट एनर्जी आती है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देंगे और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमारे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमारे सारे व्हीकल्स चलेंगे. यानी कि सोलार एनर्जी. अब जब सोलार एनर्जी से चलेंगे तो एक तो क्या होगा कि फ्री में मिलेगी हमको, उसके लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे. दूसरा कि उसके पोल्यूशन तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना. तो सोचो कितना अच्छा काम हो रहा है कि पोल्यूशन ज़ीरो हो रहा है जब हम इलेक्ट्रिकल बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल यूज़ करते हैं तो, राइट. और मुफ्त में हो रहा है. बस गाड़ी के ऊपर एक पैनल लगी होगी. अभी आप लोग देख रहे होगे ना, घर के ऊपर छत के ऊपर चढ़ोगे तो सब लोग अपने घर के ऊपर ब्लैक कलर की एक रूफ लगाए रखते हैं जिसको बोलते हैं सोलार पैनल, जिसके इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है और हम लोग घर में यूज़ कर सकते हैं. उसी तरह धीरे धीरे सारे व्हीकल्स में भी ये आ जाएगा, है ना. कि गाड़ी आपकी बाहर धूप, पहले क्या होता था, लोग छाँव में रखते थे गाड़ी अपनी, है ना, जहाँ पर छाँव दिखे वहाँ पर रखते थे. अब उल्टा होगा, जहाँ पर गर्मी दिखेगी वहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क करेंगे. क्यों? क्योंकि गाड़ी के ऊपर सोलार पैनल लगी हुई होगी जो सूरज की किरणों को एब्जॉर्ब करेगी और उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगी और आपका व्हीकल चलेगा. राइट. सो एक केस स्टडी है अभी ताजमहल की. ओवर द पास्ट 2 decades, इंडियाज मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन ताजमहल, located in Agra, has become a matter of concern. And experts have warned that the pollutants in the air are discoloring its white marble.
So it is not only living organisms that get affected by the polluted air, but non-living things like buildings, monuments, and statues also get affected. The industries located in and around Agra, like rubber processing, automobile, chemical, and especially the Mathura oil refinery, have been responsible for producing the pollutants like sulfur dioxide and nitrogen dioxide. These gases, which react with the water vapor present in the atmosphere to form the sulfuric acid and nitric acid. The acids drops down with the rain, making the rain acidic, and this is called the acid rain. Acid rain corrodes the marble of the monument, and the phenomenon is also called the marble cancer. Suspended particulate matter such as the soot particles emitted by Mathura oil refinery has contributed towards yellowing of the marble. The Supreme Court has taken several steps to save the Taj. It is ordered the industries to switch to the cleaner fuels like CNG, natural gas, LPG. Moreover, the automobiles should switch over to unleaded petrol in the Taj zone. अब देखो इंडिया का सबसे फेवरेट अगर कोई कुछ प्लेस है जहाँ पर लोग इंडिया आते हैं तो उसको तो ज़रूर देखने जाते हैं, तो वो है ताजमहल। क्योंकि वो इतना खूबसूरत है, इतना बड़ा है और वाइट मार्बल से बना हुआ है, तो जो भी इंडिया आएगा फर्स्ट टाइम वो ताजमहल देखने तो जाएगा ही जाएगा, राइट। अभी मथुरा के आजू बाजू में रबर की फैक्ट्रियां हैं, केमिकल की फैक्ट्रियां हैं, ऑयल की फैक्ट्रियां, तो ये सब में से धुआं निकलता है और वो धुआं जो है वो हवा में ऊपर रह जाता है, राइट। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड वो सब फिर जब बारिश पड़ती है, राइट, इसके ऊपर, ये तो हवा में सस्पेंडेड ही रहते हैं, फिर जब बारिश पड़ती है इसके ऊपर तो ये बारिश में मिक्स हो जाते हैं और नीचे गिरते हैं, राइट। तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड ने, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ने, वो सब है ना, वो एसिड बन जाते हैं। जब बारिश के पानी में नीचे गिरते हैं तो उसको हम बोलते हैं एसिड रेन। और जब ये एसिड रेन ताजमहल के ऊपर पड़ता है तो उसके मार्बल को ख़राब तो कर ही देता है, ऊपर से उसके वाइट कलर को भी ख़राब कर दे रहा है ना। और प्लस में आजू बाजू में ट्रांसपोर्टेशन ने वो तो चलते ही रहते हैं, धुआं वाले व्हीकल्स। तो ये एक दिन आएगा जब हमारा मॉन्यूमेंट जो है ना पूरा तरीके से ख़राब हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए सरकार ने आदेश जारी किए हैं, सुझाव दिए हैं कि आप लोग फैक्ट्रियों में भी क्लीनर फ्यूल्स यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जलाओ, दूसरा गैस है ना। मोर ओवर द ऑटोमोबाइल्स, जहाँ पर गाड़ियाँ चल रही हैं तो वो भी अनलीडेड पेट्रोल यूज़ करो, तो उससे कम धुआं निकलेगा और कम एटमॉस्फेयर ख़राब होगा, राइट। So these are the steps we can take to protect our environment as well as our monuments. Discuss with your elders and see what they have to say about the conditions of the Taj 20 or 30 years ago and try to procure a picture of the Taj Mahal for your। अभी सोचो 20-30 साल पहले ताजमहल कैसा होगा जब इतना एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन नहीं था, आज क्या है, और बाकी के 20-30 साल बाद अगर इसी रफ्तार से हम पोल्यूशन करते गए तब ताजमहल की हालत क्या होगी। तो जो नॉन लिविंग थिंग्स, ताजमहल क्या है, पत्थर का बना हो, तो पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन उसको अगर नुकसान पहुंचा सकता है सोचो, तो हम ह्यूमन बींग्स उसको तो सांस के थ्रू अंदर ले रहे हैं अपने, तो हमारे लंग्स को कितना नुकसान पहुंचता होगा, है ना। तो एक एक्सपेरिमेंट था जो मैं आपको बाद में समझाऊंगा या दिखाऊंगा कि कैसे होता है, राइट, और वो हमारे लंग को कितना ख़राब करता है, राइट। आगे का है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, वो हम कल करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।